हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गर्गी क्लासेस डेटा। आज की 17 मई 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड एक्सप्लेन पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। फर्स्ट अगर देखें फ्रंट पेज पे तो हमारे लिए सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो है ये कि ऑक्सीजन बेड्स की व्यवस्था की जा रही है गाँव में। साथ में टेस्टिंग को है वो बढ़ाया जा रहा है जिससे पता पड़े कि कितने लोग इन्फेक्टेड हैं, और इन्फेक्शन के जब केसेस का पता पड़ जाएगा तो कहीं ना कहीं कोरोना को रोकने में सफलता हम पा पाएंगे। ठीक है, और इसीलिए 3 टियर रिस्पॉन्स अपनी तरफ से प्लान तैयार किया है। तो एक ये आर्टिकल काम का है जो हम डिस्कस करेंगे। बाकी फ्रंट पेज पे एक भी ऐसा आर्टिकल नहीं है जो हमारे लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो। ठीक है, आगे चलते हैं। पेज नंबर 3 पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से भी एक तरीके से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की डिमांड की जा रही है जिससे कि ग्लोबल टेंडर फाइनलाइज हो जाए और वैक्सीन की जो अभी फुलफिलमेंट करनी है 18 से लेकर के 18 से ज़्यादा उम्र के जितने भी लोग उन सब की, तो उसके लिए ये प्रोविज़न बताया। क्या प्रोसीजर रहेगा जानेंगे इस आर्टिकल के थ्रू। बाकी इसमें एक न्यूज़ ये भी देख सकते हो यहाँ पे कि साइक्लोन ताउते, ठीक है, इसका ताउते नहीं है, ये ताउते है बेसिकली, तो केरला कोस्ट को हिट कर चुका है। तो ऐसे में 6 जनों की डेथ हो गई। तो यहाँ पे तो देखो इतना कुछ इंपॉर्टेंट दिया हुआ है नहीं, तो ये तो नहीं डिस्कस करेंगे। और एक्सप्लेन पेज पे जो डिटेल दी हुई है उनको हम डिटेल में जानेंगे, ठीक है ना। बाकी और चीज़ें इस पेज पे इंपॉर्टेंट है नहीं। एक्सप्लेन पेज पे 3 आर्टिकल्स है, तीनों डिस्कस करेंगे, तीनों इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि राइस और वीट का एक्सपोर्ट कैसे बढ़ा, जानेंगे इसको। दूसरा, अभी कल परसों की बात है, 18 हाथियों की डेथ हो गई असम में, और इसके पीछे वजह बताई जा रही है बिजली गिरने के चलते हैं। ठीक है, लाइटनिंग, फ्लैश लाइटनिंग जो जाती है उसके चलते हैं। तो इस आर्टिकल में भी हम डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से आप देख सकते हो कि साइक्लोन ताउते, ठीक है, ताउते जिसको हम बोल रहे हैं, ठीक है, ये देखो ताउते लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अभी क्या ट्रेंड, इस साइक्लोन का आना सीवियर कैटेगरी में कंसिडर होना और अरेबियन सी में साइक्लोन्स का आना, क्या ये एक ट्रेंड चल चुका है, जानेंगे इसको। और इसके अलावा आप देख सकते हो पेपर क्लिप में कि डेंटल प्रोसीजर एंड कोविड रिस्क, इसमें जिस तरीके से डेंटल टेस्टिंग हो रही है, या फिर आप देख सकते हो फंगल इन्फेक्शन जिसके चलते ऊपर का जो जबाड़ा है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है। ठीक है, आंखें भी लॉस हो जाती है। तो ऐसे में डेंटल प्रोसीजर को कोविड के साथ में लिंक किया हुआ ये आर्टिकल है, इसमें भी थोड़ा बहुत देख लेंगे। वर्ल्ड पेज पे एक भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है क्योंकि इजराइल और गाज़ा पट्टी से हमास के बीच में जो लड़ाई चल रही है इसको हमने पूरा डिटेल में पहले डिस्कस किया, वही कंटिन्यू है। 42 जनों की और मौत हो गई है। दूसरी तरफ जिन कंट्रीज़ ने इजराइल के साथ में अब्राहम अकॉर्ड साइन किया था, अभी हमने देखा था, जिसमें यूएई, कतर, बहरीन, ऐसे कुछ कंट्रीज़ हैं। तो ऐसे में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक, अगर बात करें ओआईसी की, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन ओआईसी, इसके टोटल 57 मेंबर्स हैं। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा कंडेम किया है इजराइल को, निंदा की है इजराइल की, और ये भी कहा है कि जिन कंट्रीज़ ने जल्दबाजी में अभी साइन किया है इजराइल के साथ में अब्राहम अकॉर्ड, जिसमें बहरीन, मोरक्को, सूडान, यूएई, ये कुछ कंट्रीज़ है। कतर का नाम मेरा गलती से आ गया था, सॉरी। ठीक है, तो ऐसे में इन कंट्रीज़ को भी बहुत ज़्यादा सुनने को मिला है कि आपने जल्दबाजी क्यों की इजराइल को रिकॉग्नाइज़ करने की, जब तक कि पैलेस्तीन और इधर आप देखोगे इजराइल, इन दोनों के बीच में अगर कोई भी डिस्प्यूट सॉर्टेड नहीं होता है, जिसके लिए एक ऑप्शन है 2 नेशन थ्योरी। तो जब तक 2 नेशन थ्योरी का फॉर्मूला फाइनलाइज नहीं होता तब तक आप इजराइल को कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हो। तो आपके लिए टास्क क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, इसके बारे में विकीपीडिया करोगे, नोट्स इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना इस ग्रुप के बारे में। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ये ध्यान रखना, जबकि इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है मोहम्मडन्स की, उसके बावजूद इंडिया मेंबर नहीं है। इधर आप देख सकते हो अफगानिस्तान से यूएसए विड्रॉ करना चाह रहा है, बट एक तरफ तो तालिबान सीज़ फायर एग्रीमेंट साइन करता है अफगानिस्तान की सरकार के साथ में, और पीछे से बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, और बॉम्ब ब्लास्ट की जो जिम्मेदारी ली है वो इस्लामिक स्टेट ने ली है। तो ये बहुत ही चिंता की बात है कि आईएस जो है वो शांति नहीं आने देना चाह रहा है अफगानिस्तान में। तो ये तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए भी सिक्योरिटी थ्रेट है। बाकी और कुछ मुद्दा है नहीं इस आर्टिकल में देखने के लिए। इधर आप देख सकते हो यूके में रीओपनिंग होने वाली है इकोनॉमी की, बट फिर से वरी आ गई है। इंडिया का जो वेरिएंट है ना B.1.617, ये वेरिएंट, इस स्ट्रेन का इन्फेक्शन ज़्यादा देखने को मिल गया है वहाँ पर। तो ऐसे में चिंता की बात भी है। ठीक है, तो डिस्कस करने लायक वैसे वर्ल्ड पेज पे कुछ है नहीं। इकोनॉमी पेज पे देख लेते हैं। इकोनॉमी पेज पे है एक तो मदर डेयरी में वीआरएस स्कीम, जो वॉलंटरी रिटायर्ड सर्विस होती है, ठीक है, उसमें आप जैसे कोई सरकारी नौकर है तो उनको
नौकरी से हटने के लिए बोल देते हैं आपको रिटायरमेंट लेना है और आपको इतने पैसे दे देंगे, तो इस बारे में हमारे कुछ काम का है नहीं इतना। कोविन जो पोर्टल है उसके रूल्स को थोड़ा टाइट कर दिया गया है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा एपीआईज डेवलप करने का एक ऑप्शन दिया जा रहा था, जिसमें कोई भी थर्ड पार्टी जैसे कोविन खुद हो गया और फिर उसके बाद में जो भी रजिस्ट्रेशन करवाने वाले हैं, वैक्सीन लेने वाले सिटीजन्स हैं वो हो गए, बट उनके बीच में एक नया पोर्टल तैयार करने के लिए ऑप्शन देने की बात की गई जिसको एपीआई बोला गया, जिसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। तो ऐसे में ये जो थर्ड पार्टी थी ना, इन्होंने कुछ मतलब एक तरीके से स्लॉट्स को ऑक्यूपाई करने में इनमें बहुत ज़्यादा एक तरीके से माल फंक्शनिंग आने लग गई। तो ऐसे में क्या कर दिया गया है कि अब जो कोविन का स्टेटस होगा उसको 30 मिनट बाद में ये एक्सेस कर पाएंगे, कौन से थर्ड पार्टी पोर्टल्स जो हैं। तो ये चीज़ बताई जा रही है, ज़्यादा कुछ काम का नहीं है, बस यही है कि अभी होच पोच लगी हुई है, चारों तरफ बहुत ज़्यादा मारामारी है इस चीज़ को लेकर के। कहीं ना कहीं कोविन पोर्टल पर भी लोड ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता है कि रजिस्ट्रेशन के बाद में वैक्सीन स्लॉट जब आप बुक करते हो तो उसमें यूँ मान लो सेकंडों के अंदर तो 100 स्लॉट एकदम बिग ऑक्यूपाई हो जाते हैं। तो ऐसे में सिटीजन्स को प्रॉब्लम आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो थर्ड पार्टी पोर्टल्स हैं उनको 30 मिनट्स का डिले दे करके अपडेट दिया जाएगा, जिससे कि लोड कम आए। ठीक है, ये नहीं काम का है। इधर आप देख सकते हो कॉलोनियल पाइपलाइन पे जो साइबर अटैक हुआ था और उस पर अटैक करने वाले ग्रुप का नाम है डार्क साइड। तो बेसिकली इस आर्टिकल को देखो, हम एक्सप्लेन पेज से पूरा डिटेल में देख चुके हैं, ये रिवीजन मात्र होगा, सबसे लास्ट में देखेंगे इस आर्टिकल को। इसके अलावा आप देखोगे फ्यूल प्राइस और कोई काम की चीज़ नहीं है। काम की जो चीज़ है दैट इज़ दिस वन कि वुमेन पार्टिसिपेशन इन एग्जीक्यूटिव रोल्स ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि वाकई में बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। तो इसमें शुरुआत का ये 1 या 2 पैराग्राफ हमारे लिए काम के हैं, ये निकाल लेंगे। इधर अमेरिका में महंगाई बढ़ना और जॉबलेसनेस ये बढ़ती चली जा रही है, ये चिंता की बात है, तो हमारे लिए काम की नहीं है, तो हमारे भी यहाँ पर चल रहा है। बाकी जीएसटी के बारे में आप एक बार खुद से गूगल करोगे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एक बार देख लेते हैं। हाँ, तो फर्स्ट न्यूज़ हम देखते हैं, ऑक्सीजन बेड्स की व्यवस्था की गई है विलेजेस में और टेस्टिंग को और ज़्यादा बूस्ट किया जा रहा है। और साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से एक प्लान ड्रॉ किया है 3 टियर रिस्पॉन्स के लिए। अब 3 टियर रिस्पॉन्स की अगर बात की जाए तो अगर रूरल हेल्थ सिस्टम की बात की जाए ना, तो 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स आते हैं। एक तो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, ठीक है, पीएचसी जिनको बोला जाता है, एक होते हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स और एक होते हैं सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। ये 3 लेवल के जो होते हैं। इनके अलावा ये 3 टियर सिस्टम तो हो ही गया, इसके अलावा आप देखोगे कोविड केयर सेंटर्स भी स्टैब्लिश किए जा रहे हैं गाँव में, जिसमें कि 30 बेड लगाए जाएंगे। अब बेड कितने लगाए जाएंगे ये देखो इतना काम का है नहीं हमारे लिए, बट एक बार आप समझने की कोशिश करना, ये डेटा इतना काम का नहीं है, बट किस तरीके से गाँव में अभी जो आउटब्रेक हुआ है ना कोविड का, उसको टैकल करने के लिए हमें प्लान करना पड़ता है। तो आपके सामने अगर ये मशीनरी क्लियर है तो आपको थोड़ा समझ में आएगा कि हाँ कैसे कैसे कौन कौन से स्तर पर, कौन कौन से लेवल पर हम कम्युनिटी ये जो कोविड केयर सेंटर्स हैं इस्टेब्लिश कर सकते हैं, जिसमें कि पेशेंट की सिचुएशन क्या है उसको ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है ना। तो 3 हमने देखे अभी, पीएचसी, सीएचसी और जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं, ये रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बैकबोन होती है। तो ऐसे में 30 ऑक्सीजन बेड फैसिलिटी की व्यवस्था की जाएगी गाँव के लेवल पे, जिससे कि अगर किसी के भी ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल अगर 94 से नीचे जा रहा है तो उसको वहीं पे ट्रीटमेंट दिया जाए। साथ में रैपिड एंटीजन टेस्टिंग रेट किट भी है, वो भी अवेल कराए जाएंगे, जिससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग हो पाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैकिंग हो पाएगी, तो आसानी से इस बीमारी को हम निपट पाएंगे। तो एक ये प्लान किया गया है। सब सेंटर्स की अगर बात करें तो, या फिर सब सेंटर्स की बात करें या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स की बात करें और पीएचसी की बात करें, तो वहाँ पर भी ये फैसिलिटी दी जाएगी। तो कहने का मतलब हो गया कि कोविड केयर सेंटर्स भी खोले जाएंगे। तो ये हमारे जो ऑलरेडी 3 इंपॉर्टेंट बैकबोन ऑफ रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, इनको भी बूस्ट किया जाएगा। यही चीज़ यहाँ पे बताई जाए। अब माइन्यूट चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है कि कितने लीटर ऑक्सीजन है, वो रिक्वायरमेंट है, वो चीज़ें आप एक बार खुद से देख लो, क्योंकि ये डेटा इतना काम का हमारे लिए मुझे लगता नहीं बनेगा। वैसे देखो तो अगर CCC की बात करें कोविड केयर सेंटर्स की, तो 30 बेड्स की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था भी की जाएगी। तो गाँव में क्या मिल सकते हैं, कोई स्कूल हो, कम्युनिटी हॉल हो, कोई मैरिज हॉल हो, तो वहीं पर ये व्यवस्था कर दी जाएगी। साथ में 2 5 लीटर के ऑक्सीजन सिलेंडर रखे जाएंगे, ठीक है, और साथ में एक बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की व्यवस्था भी रहेगी कि मान लो कोई इमरजेंसी आ जाती है,
ठीक है। तो 24/7 मतलब 24 घंटे वहाँ पर अवेलेबल होगी, सातों दिन हफ्ते के, जिससे कोई अगर सीवियरिटी आ जाती है केस की तो उसको जल्दी से रेफ़र करके और जो कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स हैं वहाँ तक पहुँचाया जाए। तो कहने का मतलब इन्हीं सिस्टम को तैयार कर दिया गया है। ऑक्सीजन लेवल देखा जाएगा, सीवियरिटी ऑफ द डिजीज़ देखी जाएगी और जो सिम्टम्स हैं वो देखे जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा जो ये जो DCHCs हैं, ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं सब डिविजनल हॉस्पिटल्स है ना, इनकी अगर बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन की फैसिलिटी भी होगी, ठीक है, और साथ में एक्सरे यूनिट्स हैं वो अवेलेबल होंगी, ब्लड एंड बायोकेमिस्ट्री टेस्टिंग, मतलब सारी व्यवस्था की जाएगी। क्या ओवरऑल ये बात हो गई, ठीक है, जिससे कि गाँव से अगर रेफ़र किया जाए, मान लो PHC से CHC में जाना पड़ जाए, मजबूरी ऐसी आ जाए, और CHC से फिर बाद में सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पहुंचना पड़े, तो ऐसे में जान बचाने के लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है, कहने का मतलब। तो ये प्लान आना ये इंपॉर्टेंट है अपने आप में, क्योंकि गाँव में केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान में रख करके, ठीक है। और क्या प्रोविज़न किए गए हैं कि आयुष के डॉक्टर्स जो हैं, जैसे आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, इसमें जो डॉक्टर जो होते हैं, जैसे आयुर्वेदा में वैद्य होते हैं, उनको भी इन CCCs के हेड बना करके रखा जा सकता है। CCC का मतलब जो कोविड केयर सेंटर्स हैं। इसके अलावा फाइनल ईयर स्टूडेंट हो कोई भी आयुष कोर्सेज में से, उनको भी एक तरीके से डिप्लॉय कर सकते हैं वहाँ पर इंचार्ज के तौर पे। ऐसे ही BSc के जो नर्सिंग कोर्सेज कर रहे हैं, उनके भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को वहाँ पर डिप्लॉय किया जा सकता है। तो ये 24/7 ये प्रोविज़न किया जा रहा है। इस पर एक बार खुद से नज़र मार लो आप, क्योंकि ये डेटा इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस जो मेन काम की बात है वो ये कि रूरल एरियाज़ में कोविड-19 केसेस बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बैकबोन में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, दैट इज़ PHC, CHC और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। बोला इनको बूस्टअप करने की ज़रूरत है, जिस पर सरकार ने अभी नज़र डाल दी, क्योंकि डेटा तो वेरी करता रहता है। अब कितनी ऑक्सीजन क्या लगाई क्या नहीं लगाई वो हमारे लिए इतने काम की है नहीं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, जैसा कि हमें पता है कि 18 से 44 साल के लोगों को भी वैक्सीनेशन के लिए अभी अलाउ कर दिया गया है, तो उसमें कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट्स की भी जिम्मेदारी आ गई है कि वो अब कहीं ना कहीं वैक्सीन का अरेंजमेंट अपने बेसिस पे, अपने लेवल पे भी करें। तो ग्लोबल टेंडर की बात की जाए तो राजस्थान सरकार जो है वो 20 मई को ग्लोबल टेंडर रिलीज़ करेगी। उसमें लगभग डिमांड ये आएगी कि 1 करोड़ कोविड-19 के वैक्सीन्स परचेज कर सके, प्रोक्योर कर सके। तो ये एक टेक्नो कॉमर्शियल प्रपोजल है, जिसमें डील होगी, कॉमर्शियल भी होगी, तो टेक्नो का मतलब टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात भी की जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें बताई जा रही है। अच्छा, जो ग्लोबली ये टेंडर दिया जाएगा तो इसके लिए क्या बोला जाएगा, ग्लोबल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। इसमें बहुत सारी जो ड्रग प्रोड्यूसर कंपनीज है, जैसे कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का वैक्सीन प्रोड्यूस कौन कर रहा है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। कोवैक्सीन प्रोड्यूस कौन कर रहा है, भारत बायोटेक। सिमिलरली रशियन कैंडिडेट जो है वैक्सीन का स्पुतनिक वी, इसको डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी प्रोड्यूस कर रही है। या फिर जो भी कंपनी या जो भी वैक्सीन कैंडिडेट WHO के गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस वाली कैटेगरी में कंसिडर किया जा रहा है, तो उनको भी ग्लोबल टेंडर के लिए बुलाया जाएगा। तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि आसानी से काम हो पाएगा और ऑप्शंस भी अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो ये प्रोविज़न है इस तरीके से। बाकी देखते हैं होता है क्या। अलग अलग स्टेट का अपना अपना तरीका होता है, वो देखने वाली बात है। आगे चलते हैं। फिर एक्सप्लेन पेज पे जो इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बस ये बताया हुआ है कि अगर डेंटिस्ट क्लिनिक पे आप जाते हो या फिर टेस्टिंग करवाते हो, तो वहाँ पर ये एक मिसकॉन्सेप्शन चल रहा है कि वहाँ पर कोविड-19 का इन्फेक्शन हो सकता है, उससे रिलेटेड तो ज़्यादा कुछ काम का है नहीं। इसके अलावा देखें अब तो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स की बात करें एक्सप्लेन पेज पे, तो फर्स्ट इज़ हाउ राइस एंड व्हीट एक्सपोर्ट्स हिट रिकॉर्ड हाई। तो इसमें आप देखोगे कि 2 इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं। एक तो क्या हो गया, डोमेस्टिक कंजम्पशन ऑफ फूड ग्रेन्स, जिनमें ये 2 इंपॉर्टेंट सीरियल्स हैं, राइस एंड व्हीट। और एक एक्सपोर्ट की बात करें तो डोमेस्टिक कंजम्पशन की बात करें तो आप देखोगे मार्च 31, 2021 तक 92 मिलियन टन्स ऑफ राइस एंड व्हीट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, जो पूल है, सेंट्रल पूल है उसमें से, जिसमें से आप देखोगे कि एक तो हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा तो गया है कि इसमें लगभग 60.32 मिलियन टन ये गया है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर में। दूसरा जो पोर्शन है दैट इज़ 31.52 मिलियन टन, वो गया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत का जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज जो चल रहा था, जिसमें जो माइग्रेंट लेबर्स
अपने जॉब को छोड़ करके और फिर बाद में अपने घरों की तरफ गए थे, उनको सहायता देने के लिए इसका भी एक पैकेज है। तो साथ में कुछ दूसरे और भी प्रोग्राम जो कि कोविड-19 के चलते जो लॉकडाउन लगाया गया था उसके तहत कोई और स्कीम शुरू की गई। तो ऐसे ओवरऑल आप देखोगे तो 92 मिलियन टन राइस एंड व्हीट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सेंट्रल पूल में से। ये तो हो गया क्या, डोमेस्टिकली अवेल कराना, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो अराउंड 20 मिलियन टन एक्सपोर्ट हुआ है हमारे यहाँ से 2020-21 में व्हीट और राइस की अगर बात करें, जो कि पिछले सालों के कंपैरिजन में बहुत ही सही परफॉर्म करता रहा। अब इसमें बासमती कितना गया ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। तो ये जो ट्विन रिकॉर्ड्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस परिस्थिति में कहीं ना कहीं क्राइसिस बन रहे थे, उन क्राइसिस को हमने टैकल तो किया, बट उसके साथ साथ में एक्सपोर्ट को और जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन है उसको इंक्रीज़ किया। तो ऐसे में जो परेशान होने के कारण हो सकते थे, जिसमें फूड स्कैसिटी या फिर इसके चलते आप कहोगे कि मैन मेड फेमिन्स हो सकते थे, जहां पर आप देख सकते हो कि खाने की शॉर्टेज पड़ जाती। क्योंकि आप देखोगे कि मिसमैनेजमेंट के चलते जब 1918 में स्पेनिश फ्लू आया था और 1943 में बंगाल और त्रावणकोर फैमिन्स आए थे, उसके चलते लोग भूखमरी से मरे थे, लाखों करोड़ों लोग भूखे मरे थे। तो कम से कम ये डर तो अब अभी हमें नहीं सताएगा। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, लगभग 92 मिलियन टन जो है वो तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और उसके अलावा जो दूसरी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और ये जो दूसरी स्कीम चल रही है उनके अंतर्गत दे दिया गया, और 20 मिलियन टन का हमने एक्सपोर्ट किया। उसके बावजूद भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पूल है उसमें आप देखोगे 77.23 मिलियन टन का स्टॉक अवेलेबल है राइस एंड व्हीट का, जो कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में देखें ना तो मिनिमम रिक्वायर्ड बफर कितना है, 21.04 मिलियन टन ओनली। तो उसके कंपैरिजन में आप देखो कितना ज़्यादा अनाज अभी भी सरकार के पास में है, ठीक है। और पिछले साल की अगर बात करें 2019-20 की, तो कितना था, केवल और केवल 73.85 मिलियन टन। तो उसके कंपैरिजन में भी अब की ये ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में अन्न अवेलेबल है। अब देखो, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर आप देखते हो कि वहाँ पर जो खाना प्रोवाइड किया जाता है तो लगभग 80 करोड़ से ज़्यादा इंडिविजुअल्स हैं जो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। साथ में इसमें आप देखोगे कि 5 किलोग्राम या तो गेहूं मिलते हैं या फिर चावल मिलते हैं हर मंथ पे। और गेहूं अगर कोई लेता है 5 किलो, ठीक है, तो केवल 2 रुपये किलो के भाव से मिल जाता है उसको। और अगर कोई चावल लेना चाहता है तो 3 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से उसको मिल जाता है। तो एक तो हो गई नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, दूसरा हो गया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इसमें क्या किया जाता है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत जो मिलता है वो तो मिलता है ही, और एडिशनल 5 किलोग्राम मंथली एलोकेशन और दिया गया है। पिछले साल तो अप्रैल से नवंबर के महीने में दिया गया था फ्री ऑफ कॉस्ट, और अब की बार क्या किया जा रहा है फिर से, अब ये जो लॉकडाउन के सिनेरियो बने हैं तो अप्रैल और मई मंथ में। तो ऐसे में आप देखोगे कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना दोनों स्कीम से कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारे यहाँ पर भुखमरी के माहौल तो नहीं बनेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ये डर बना रह रहा था कि कहीं रोटियों की शॉर्टेज ना पड़ जाए, कहीं पेट भरने की परेशानी ना आने लग जाए यहाँ पर लोग अपने जो लोग हैं उनके बीच में, ठीक है। दूसरी तरफ एक्सपोर्ट की अगर बात करें तो एक्सपोर्ट राइज हुआ है, इतना ही नहीं, एक्सपोर्ट अगर देखो तो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं वो भी राइज हुए हैं, तो हमारे फार्मर्स के लिए वो भी बेनिफिट रहा है। देखो, यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उसके द्वारा आप देखोगे ग्लोबल फूड प्राइस इंडेक्स जो है वो रिलीज किया जाता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप देखोगे कि अभी जो प्राइसेस चल रही है ना, फूड प्राइस इंडेक्स, वो हाईएस्ट चल रही है पिछले 83 वीक्स की, अगर मंथ्स की या वीक्स की, अगर मंथ्स की अगर बात करो, पिछले 83 मंथ्स की अगर बात करो तो हाईएस्ट फूड प्राइस इंडेक्स चल रहा है अभी अगर बात की जाए तो। दूसरा, अगर वीट की प्राइसेस की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा राइज हो रही हैं। तो दूसरी तरफ आप देखोगे तो कॉम्पिटिटिवनेस भी डाउन नहीं जा रही। कहने का मतलब, इंडिया से जो वीट एक्सपोर्ट हो रहा है ना, वो आप देखोगे 280 से $285 पर टन के हिसाब से जा रहा है। और जबकि दूसरे जो फूड प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन, यूएस, रशिया, यूक्रेन, ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स हैं वीट के, और वहाँ पर आप देखोगे ना प्राइस, तो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस चल रही है ऑस्ट्रेलिया के गेहूंों की $290 से $300, यूएसए की, ये प्राइसेस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं। आप रेलेवेंस देखो कि इंडिया के वीट की प्राइस जो है इनसे सबसे कंपीट करने के लिए रेडी है। तो ऐसे में
कंपटीशन में आना और फिर बाद में बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका, नेपाल, यूएई या दूसरे जो वेस्ट और साउथ ईस्ट एशियन मार्केट है, कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर इंडिया का गेहूं बिक रहा है, तो ये एक अच्छी खबर है। दूसरी तरफ अगर देखें तो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट जब होता है गेहूं का, तो मेनली जो इम्पोर्टेंट पोर्ट्स हैं वो है कांडला और मुंद्रा, ये दोनों के दोनों है गुजरात में। यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है गेहूं का। और गेहूं एक्सपोर्ट करने वाले स्टेट्स की अगर बात करो तो मेजरली आप देखोगे सोर्स स्टेट है गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान। अच्छा, और दूसरी तरफ अगर आप देखोगे ना तो एमएसपी से ज़्यादा फायदा हो रहा है। जैसे कि मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट 1800 समथिंग, 1850 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से मतलब गेहूं खरीदती है, तो ऐसे में एक्सपोर्ट कर रहा है ना किसान, तो वहाँ पर 2000 रुपये से भी ज़्यादा उसको मिल रहे हैं 1 क्विंटल के ऊपर। तो एमएसपी से ज़्यादा फायदा हो रहा है कि नहीं उधर। दूसरी तरफ अगर चावल की बात भी करें तो चावल में भी इंडिया की जो प्राइसेस है ना चावल की, वो बहुत ज़्यादा compete कर रही हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। चाहे वो वियतनाम की बात करो, चाहे थाईलैंड की बात करो, जो कि अच्छे खासे एक्सपोर्टर हैं। तो ऐसे में हमारे यहाँ से 2 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं जहाँ से चावल एक्सपोर्ट किया जाता है, आंध्र प्रदेश का काकीनाडा और एक विजाग पोर्ट। ये दोनों नाम आप याद रखोगे। और उधर आपने देख लिया था हमने वीट वाला, कौन से थे, एक तो था मुंद्रा और एक था कांडला, वो गुजरात में थे दोनों, और यहाँ पर आंध्र प्रदेश में है ये दोनों पोर्ट, यहाँ से चावल एक्सपोर्ट होता है। तो ओवरऑल पॉइंट क्या आ रहा है कि हम दोनों तरफ से कहीं ना कहीं विन विन सिचुएशन में आ रहे हैं। अच्छा, वीट प्रोडक्शन की अगर बात की जाए, देखो एक तो डोमेस्टिक कंजम्पशन की बात भी करें तो डोमेस्टिक कंजम्पशन में भी हमें कहीं ना कहीं देखोगे तो राइस और वीट दोनों सबसे ज़्यादा कंज्यूम किए जाते हैं। तो एक तरफ तो पंजाब, मध्य प्रदेश और हरियाणा, यहाँ पर इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है कि ओवरऑल जो अभी ये सीज़न गया है ना रबी का, इसमें लगभग 109.24 मिलियन टन वीट प्रोड्यूस हुआ है हमारे इंडिया में, जो कि बहुत ही सही अमाउंट है, कम नहीं है। दूसरी तरफ अगर देखें उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात और महाराष्ट्र, ये भी कुछ कम पीछे नहीं है अगर वीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। तो एक तरफ तो हमने देखा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना या फिर आत्मनिर्भर जो पैकेज था, उसके चलते हमारे यहाँ पर जो खाने की कमी को पूरा किया गया, वो भी फ्री में या एकदम सस्ते में, वो एक अच्छी बात है। तो दूसरी तरफ एक्सपोर्ट भी राइज हो रहा है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं एक बढ़िया इन्फॉर्मेशन हमारे लिए यहाँ पर अवेलेबल है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि अप्रैल 2014 में क्या थे, एफपीआई की रैंकिंग क्या चल रही थी, अराउंड 120.5, जो कि अभी कितना चल रहा है, अप्रैल 21 में 121.1। तो अप्रैल 2014 के बाद में हाईएस्ट लेवल पे चल रहा है फूड प्राइस इंडेक्स भी। तो ऐसे में भारतीय किसानों को कहीं ना कहीं फ़ायदा हो रहा है एक्सपोर्ट करने से भी। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं हम। नेक्स्ट आर्टिकल है, क्या एक सिंगल लाइटनिंग फ्लैश जो है वो 18 हाथियों को मार सकता है? साइंस कहती है जी बिल्कुल हो सकता है, और इसके बहुत सारे रास्ते भी हैं, पॉसिबल वेज भी हैं, जिसमें आप यहाँ पे देखो सीधा का सीधा क्या क्या तरीके हैं। पहला तो है साइड फ्लैश, कि मान लो एक पेड़ है और पेड़ के पास में हाथी खड़ा है। ऐसे में पेड़ अगर हाइट ज़्यादा है तो देखो इलेक्ट्रिसिटी या फिर लाइट जो है ना, हमेशा एक टेंडेंसी रखती है, लाइटनिंग जो होती है एक टेंडेंसी रखती है शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, अब शॉर्टेस्ट पाथ में वो देखा जाता है कि जब भी लाइटनिंग बिजलियां कड़क रही हैं तो उस टाइम पे ये देखा जाता है कि हाईएस्ट जिसकी भी आसपास में आपकी विसिनिटी में हाईएस्ट मतलब हाइट जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा है ना, तो अगर बिजली गिरेगी तो उस मतलब सबसे ज़्यादा हाइट वाली जगह है उस पर जाकर के गिरेगी। तो ऐसे में अगर पेड़ की हाइट यहाँ पर ज़्यादा, आपके सामने हाथी भी है इधर और पेड़ भी है, तो इन दोनों की अगर हाइट देखो तो पेड़ की ज़्यादा हाइट है, तो मैंने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी फॉलोज शॉर्टेस्ट पाथ। तो शॉर्टेस्ट के लिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या आ गया, पेड़। तो पेड़ में जैसे ही वो बिजली नीचे जाने लगी और हाथी उस पेड़ के पास में खड़ा है, तो उसका असर इस पर आ जाएगा, क्योंकि वो इतना ज़्यादा पोटेंशियल होता है, इतना ज़्यादा शॉकिंग होती है कि इसके चलते वो एलिफेंट की डेथ हो सकती है। दूसरा, टच पोटेंशियल। टच पोटेंशियल का मतलब सिंपल सा ये होता है कि मान लो हाथी की पूंछ या फिर ट्रंक जो है वो टच हो रखी है पेड़ के साथ में, और उस टाइम पर पेड़ में कहीं ना कहीं शॉक आ जाए और उसके चलते फिर हाथी की डेथ हो जाए। तीसरा जो तरीका है दैट इज स्टेप पोटेंशियल, कि मान लो हाथी है, अब आगे वाले पैर और पीछे वाले पैरों के बीच में अच्छा खासा गैप होता है, तो ऐसे में जैसे ही बिजली कड़की, कड़कते ही यहाँ पर हाथी के
आगे वाले पैरों के पास में तो जो पोटेंशियल है ये जो लाइटनिंग है उसका ज़्यादा है, जबकि पीछे वाले में थोड़ा सा कम है। तो ऐसे में इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस हो गया ना इलेक्ट्रिसिटी का या फिर इस लाइटनिंग की वजह से, तो इस डिफरेंस के चलते करंट बहुत जल्दी से फ्लो कर जाएगी। तो ऐसे में क्या हो जाती है, हाथी की डेथ। तो आपको एक सिंपल सा बताता हूँ, ओम्स लॉ आपने पढ़ा होगा जिसमें V इक्वल्स टू IR आपने देखा। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं लाइटनिंग की, दैट मीन्स करंट की हम बात कर रहे हैं I की, ठीक है। तो I क्या करेगा, I कोशिश करेगा कि I हाईएस्ट कब जाएगा, जब R लोवेस्ट होगा, ठीक है। या फिर इसको आप कहो V इक्वल्स टू IR, I इक्वल्स टू V अपॉन R। अब आप बताओ I की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब R की वैल्यू मिनिमम होगी तभी तो I की वैल्यू मैक्सिमम होगी ना। तो ऐसे में R की वैल्यू मिनिमम कब हो सकती है, जब जिस भी वायर या जिस भी मीडियम के थ्रू अगर आप करंट फ्लो करा रहे हो और उसकी लेंथ जो है वो कम हो। लेंथ के हिसाब से आपको पता है ही कि रेजिस्टेंस है वो राइज करता है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि जहां पर भी लाइटनिंग को शॉर्टेस्ट पाथ मिलेगा वहां पर ही वो शॉर्टकट मार लेगी, एंटर हो जाएगी अर्थ में। अब मान लो कोई ग्रासलैंड एरिया है, बड़ा सारा एकदम घास का मैदान है और वहां पर हाथी हैं बहुत सारे, और वो हाथी के अलावा आसपास में और कोई पेड़ नहीं है और वहां पर बिजली गिरती है। तो हाईएस्ट पॉइंट क्या हो गया, जो सबसे बड़ा हाइट में सबसे ज़्यादा हाइट वाला जो हाथी है, एलिफेंट है, वही हो जाएगा कि नहीं। तो ऐसे में उसको शॉक लग जाएगा और उसके आसपास में जो दूसरे एलिफेंट्स हैं उस पर भी उसका असर आएगा। तो ये थ्योरी बताई जा रही है कि ऐसे करके 18 एलिफेंट्स की डेथ हुई होगी असम में। तो क्या ये पहली बार हो रहा है? जी बिल्कुल नहीं, इसके पहले भी होया हुआ है कि बुक्सा टाइगर रिजर्व, ये है वेस्ट बंगाल में, यहाँ पर 2007 में 5 हाथियों की डेथ हुई थी। सेम 300 रेंडियर्स की डेथ हुई थी नॉर्वे में, ऐसे ही 2016 में। ऐसे ही 1972 में 53 रेंडियर्स की डेथ हुई थी अलास्का में, लाइटनिंग स्ट्राइक के चलते ही। तो ये कोई पहली बार नहीं है, बस हाँ इंडिया में 18 हाथियों का पहली बार मरने की ये न्यूज़ आई है। तो इसमें सवाल थे और सवालों के जवाब कुछ हमने इसी तरीके से देखे। तो 4 तरीके से हो सकती है डेथ। डायरेक्ट फ्लैश, सीधा हाथी पर ही अटैक कर दे जो बता दिया। साइड फ्लैश कि पेड़ पर अटैक करे लाइटनिंग और उसके पास में हाथी खड़ा हो, तो उसकी वजह से पास में खड़े होने के चलते इफेक्ट आ जाए, क्योंकि पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे में टच पोटेंशियल, टच हो रहा हो हाथी, और स्टेप पोटेंशियल मैंने आपको समझा ही दिया कि हाथी के आगे वाले और पीछे वाले पाँव के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है कि आगे वाले पाँव हैं वहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा है और दूसरे जो पीछे वाले पाँव उनके बीच में पोटेंशियल कम है। तो ऐसे में हाथी के थ्रू करंट बहुत ज़्यादा फ्लो हो जाएगी, तो ऐसे में डेथ हो सकती है। तो ये है पूरा मुद्दा, इसी को समझाया हुआ है इस पूरे आर्टिकल में, और कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। अलग अलग एक्सपर्ट्स के अलग अलग ओपिनियंस हैं, बट जो मेन थीम है वो हमने समझ ली। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो आर्टिकल है दैट इज अबाउट साइक्लोन ताउते। अब ताउते मत पढ़ना आप भी, ठीक है, ताउते है ये साइक्लोन ताउते। और आप देख सकते हो क्या एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है अरेबियन सी में, इसके बारे में थोड़ा बताया हुआ है। साइक्लोन ताउते बेसिकली इसको बताया जा रहा है ये सीवियर कैटेगरी में आ चुका है, वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म बन चुका है VSCS, जो कि अरेबियन सी में डेवलप हो चुका है। और ये है चांसेस कि मंगलवार, दैट मीन्स कल, गुजरात को हिट कर देगा। ऐसे में ये स्ट्रॉन्ग साइक्लोन्स में से एक है जो कि अरेबियन सी में अभी तक डेवलप हुए हैं। और एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट आ रही है कि फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, कि अभी आप पिछले 3-4 सालों की अगर हिस्ट्री उठा करके देखो तो साइक्लोन मेकानू ये 2018 में महाराष्ट्र कोस्ट को हिट कर पाए, मतलब ये ओमान में हिट किया था इसने, ठीक है। ओमान इधर पड़ता ही है, आपको पता ही है, अरेबियन सी के वेस्ट में बिल्कुल। साइक्लोन वायु आया 2019 में जिसने गुजरात को हिट किया। साइक्लोन निसागर आया 2020 में जिसने महाराष्ट्र को हिट किया। तो ऐसे में गुजरात और महाराष्ट्र या फिर इधर ओमान, तो ऐसे में अरेबियन सी में कहीं ना कहीं एक फ्रीक्वेंट मैनर देखने को मिल रहा है साइक्लोन्स का डेवलप होना। एक पैटर्न तो है कि हाँ ये जो नॉर्दर्न इंडियन ओशन है, नॉर्दर्न इंडियन ओशन की बात करें तो बोला हर साल 5 साइक्लोन्स बनते हैं यहाँ पे, ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। उनमें से 4 साइक्लोन्स तो डेवलप होते हैं बे ऑफ बंगाल में और 1 साइक्लोन डेवलप होता है अरेबियन सी में। तो ऐसे में हर साल अरेबियन सी में 1 साइक्लोन का डेवलप होना, ये एक तो सवाल है बहुत बड़ा, और इसकी वजह क्या है? क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो साइक्लोन डेवलप हुआ है, इसके डेवलप होने पे कहीं ना कहीं नॉर्मल ट्रेंड्स तो क्या देखने को मिलेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था। अर्थ जो है, एक सेकेंड, कि नॉर्मल कंडीशंस में अगर हम देखें
तो अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है, नॉर्मल कंडीशन का मतलब जो जनरल है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है। अब अर्थ अगर वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है तो ऐसे में आप एक चीज़ देखो कि अर्थ के ऊपर अगर कुछ भी डेवलप होगा या कुछ भी अगर लोकेटेड है तो उसकी टेंडेंसी क्या होगी कि वो ईस्ट टू वेस्ट जाए, ठीक है ना, क्योंकि सब लोग एकदम स्टेबल है यूँ मानो। तो ऐसे में अर्थ अगर रोटेट करेगी तो पीछे की तरफ आने की रहेगी कि नहीं, इसको इनर्शिया बोलते हो आप, जड़त्व जिसको हिंदी में हम बोलते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी सिचुएशन में अगर आप देखो तो कुछ ऐसा समझ में आएगा कि ये जो साइक्लोन्स हैं इनकी टेंडेंसी क्या रहेगी, वो भी ईस्ट टू वेस्ट ही मूव करेंगे। तो अब आप चलो, हम चलते हैं सीधा आप मैप पे, ये आपके सामने यहाँ पे मैप है, ठीक है। तो अगर अरेबियन सी में कोई साइक्लोन डेवलप हो रहा है तो उसकी टेंडेंसी क्या होनी चाहिए, इस तरफ जाने की होनी चाहिए ना, ईस्ट टू वेस्ट। बट अभी क्या हो रहा है, ये जो साइक्लोन ताउते हम जिसकी बात कर रहे हैं उसका ये ट्रेंड दिखा रहा है, इस तरीके से हिट करेगा गुजरात कोस्ट को, और इसकी हवाओं का असर तो कहीं ना कहीं केरला में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में फील भी कर चुके हैं लोग, पर ये जो हिट करेगा वो गुजरात कोस्ट पे करने वाला है। तो अब की बार टेंडेंसी आप देखो कि ये कहीं ना कहीं ट्रेंड जो है वो कहीं ना कहीं मेन लैंड इंडिया की तरफ आ रहा है। तो इसका असर क्या हो रहा है कि पहले जितने भी साइक्लोन्स आए उनमें ज़्यादातर की टेंडेंसी ये थी कि वो ओमान में या फिर पर्शियन गल्फ में या फिर ईरान में यहाँ जाके हिट किया करते थे, यमन में। बट अब की बार क्या हो रहा है, पिछले 2-3 साइक्लोन्स में अगर हम देखें तो वो कहीं ना कहीं इंडियन कोस्टल रीजन पर असर डाल रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है, और आपको ये चीज़ मैंने पहले ही बता दी थी पढ़ने के लिए कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं उनकी जेनेसिस मतलब उनका जनरेट होना वो क्या है प्रोविज़न, उसके बारे में आप देखोगे क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड है, जिनमें कि कोरियोलिस फोर्स की अवेलेबिलिटी होनी ज़रूरी है। नंबर 1, कोरियोलिस फोर्स एक तरीके का ऐसा फोर्स है, याद ही आ गया तो मैं बता देता हूँ, एक तरीके का एक वर्चुअल फोर्स है, दिखता नहीं है, महसूस नहीं होता है। केवल अर्थ जब रोटेट करती है तो रोटेशन के साथ साथ में आपको कुछ ऐसा महसूस होगा कि मानो आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में खड़े हो और आपके पीछे से अगर हवाएं आ रही हैं तो आपको वो दाईं तरफ धक्का मारेगी। ध्यान रखना, राइट हैंड की तरफ धक्का मारेगी अगर पीछे से हवाएं आ रही हैं और आप अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में खड़े हो। सिमिलरली अगर सदर्न हेमिस्फीयर में आप खड़े हो और आपके पीछे से हवाएं अगर आ रही हैं तो वो आपको लेफ्ट की साइड में धक्का मारेगी, आपके लेफ्ट में। तो ये जो फोर्स है ना, ये बेसिकली अर्थ के रोटेशन के चलते डेवलप होता है, और इसमें कहीं ना कहीं जो भी विंड्स हैं उनको एक डायरेक्शन मिलती है। तो कोरियोलिस फोर्सों का प्रेजेंट होना नंबर 1। दूसरा आप बात करोगे कि 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए जो भी वाटर है उसका। इसके अलावा आप देखोगे और भी कंडीशंस आप देख लो ना, 4-5 कंडीशंस हैं, ठीक है। और वहाँ पर आइलैंड होने चाहिए जहाँ पर लो प्रेशर बन सके, ठीक है। तो उसके चलते फिर ये साइक्लोन डेवलप हो पाते हैं। अब ये डेवलपमेंट का तरीका क्या होता है, वो एक सिंपल सा तरीका बता दो। मान लो अभी ये जो डेवलप हुए हैं लक्षद्वीप आइलैंड के आसपास में हुए हैं, और इसका क्या सीक्वेंस रहा है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो इसमें सिंपल सा तरीका क्या होता है कि बहुत सारे आइलैंड्स मान लो, और उन आइलैंड्स में हीटिंग हो रही है गर्मी के चलते। तो हीटिंग हो रही है तो आपको पता ही है कि हीट हो रही है, दैट मीन्स टेम्परेचर राइज। टेम्परेचर राइज का मतलब प्रेशर डाउन। तो प्रेशर डाउन हो रहा है, इसका मतलब लो प्रेशर कंडीशन बन रही है। तो लो प्रेशर कंडीशन में क्या होगा, चारों तरफ से हवाएं आएंगी और साइक्लोनिक कंडीशन बनेगी, और वो हवाएं फिर इकट्ठी होकर के ऊपर की तरफ उठेगी और उसका हो जाएगा कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन जैसे जैसे होता जाएगा उसके हिसाब से हीट लगातार मिलती रहेगी और उसी के हिसाब से लगातार हवाएं ऊपर उठती रहेंगी, और इसी के पैटर्न को कहीं ना कहीं आप देखोगे तो साइक्लोन के तौर पे डेवलप होता चला जाएगा कि एक आइलैंड यहाँ पर है, दूसरा आइलैंड यहाँ पर है, तीसरा आइलैंड यहाँ पर है, चौथा यहाँ पर है। तो ऐसे में यहाँ पर जो लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो रहा है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ वाला यहाँ पर, ऐसे होते होते स्ट्रेंथन होता चला जाता है और एक बड़ा साइक्लोन बन जाता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको थोड़ा एक जनरल वे में समझाने की कोशिश की है। ये आपको समझ में अच्छे से आज या तो आ चुका होगा, आपने पढ़ लिया है, तो नहीं पढ़ा है तो अभी खोलो जो 11th की जो बुक है आपकी NCERT की, और इसमें साइक्लोजेनेसिस ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, उसके बारे में आप डिटेल में पढ़ो। एक एक चीज़ बड़ी आसानी से बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाई हुई है, ठीक है। तो बेसिकली अभी जो मुद्दा है वो एक तो ये है कि ये जो ताउते साइक्लोन है ये सीवियर कैटेगरी में कंसिडर हो रहा है, और बहुत जल्दी रैपिडली ये सीवियर कैटेगरी में कन्वर्ट हो रहा है, जहां पर हवाओं की स्पीड 150 से 160 किलोमीटर पर आवर तक भी पहुंच सकती है। ट्यूसडे को ये एक्सपेक्टेड है, तो जिससे बहुत ज़्यादा जान माल का लॉस हो सकता है, ये बताया जा रहा है, ठीक है। तो इस आर्टिकल में बहुत कुछ देखने को था जो हमने एकदम समरी पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया। एक बार आप खुद से रीडिंग मार दोगे और समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर आ गए हम इकोनॉमी पेज पे। इकोनॉमी पेज पे एक छोटी सी रिपोर्ट है, वो आपको नोट डाउन करनी है
कि निफ्टी में जो 500 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं उन कंपनियों में विमेन पार्टिसिपेशन इन डायरेक्टरशिप में विमेन पार्टिसिपेशन आप देखोगे ना तो पिछले 6 सालों में लगभग 3 गुना बढ़ चुकी है। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि 2014 में जहां पर निफ्टी में 500 कंपनियां, टॉप 500 कंपनियां जो रजिस्टर्ड हैं उनमें केवल 6% वुमेन रिप्रेजेंटेशन हुआ करता था डायरेक्टरशिप में, वो अब बढ़कर के 17% हो गया है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत कोशिशें की जा रही थी कि वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन कॉरपोरेट अफेयर्स, कॉरपोरेट सेक्टर, वो कहीं ना कहीं रिजल्ट दिखा रहे हैं। बट थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है, वो ये कि एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे अभी भी केवल 11% रिप्रेजेंटेशन ही आप गेन कर पा रहे हो। तो जहां पर डायरेक्टरशिप की बात करो तो वहां तो 17% अचीव कर चुके हो, बट जहां पर एग्जीक्यूटिव पोजीशन की बात करें, जहां पर डिसीजन मेकिंग की बात है, फाइनल डिसीजन की, वो केवल 11% ही है। तो अभी भी कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव लेवल पर भी हमें बूस्ट करने के लिए और ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, जिसको मैं एनसर्कल कर रहा हूँ, आप इसको एज इट इज़ नोट डाउन कर लोगे और मेंस में आपके काम आ सकता है ये वुमेन एम्पावरमेंट की, या जो कहीं पर भी वुमेन से रिलेटेड कुछ भी लिखने को मिले, ठीक है, या कॉर्पोरेट अफेयर से रिलेटेड भी कहीं कंटेंट लिखना हो तो वुमेन की डायमेंशन भी आप डाल दोगे वहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा दूसरा जो आर्टिकल है उसकी डिटेल अगर हम देखें, यहाँ पर आपके सामने है, जो ऑलरेडी देख चुके हैं कि कॉलोनियल पाइपलाइन, यूएसए में एक पाइपलाइन सिस्टम है पूरा जिसको कॉलोनियल पाइपलाइन नाम दिया हुआ है, वहाँ पर साइबर अटैक हुआ। और साइबर अटैक किसने किया? एक डार्क साइड नाम से रशिया बेस्ड एक ग्रुप है जो कि अपने आप को अपॉलिटिकल बोल रहा है कि भाई हम पॉलिटिकल नहीं है, एपॉलिटिकल है बेसिकली। तो इन्होंने क्या किया? रैंसमवेयर अटैक किया। रैंसमवेयर में क्या होता है, मान लो एक कंप्यूटर है, ठीक है, इस कॉलोनियल पाइपलाइन को ऑपरेट करने वाले बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, वो इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है, और इंटरनेट के थ्रू उन कंप्यूटर्स में जो है ये मालवेयर इंट्रोड्यूस कर दिया। अब वो मालवेयर जैसे इंट्रोड्यूस होगा तो वो क्या करेगा, सारी फाइल्स को लॉक कर देगा, और लॉक करने के बाद में जब भी यहाँ पर ऑपरेट करने के लिए इंडिविजुअल्स आएंगे ऑपरेट करने के लिए इन फाइल्स को, तो वहाँ पर मैसेज क्या लिखाएगा कि भाई पहले आप $5 मिलियन पे करो, तब जा करके आप इन फाइल्स को एक्सेस कर सकोगे। तो ऐसे में उन्होंने फिरौती मांगी कि नहीं, रैंसम मांगी कि नहीं, इसीलिए इसको रैंसमवेयर बोल दिया जाता है। तो ये अभी अटैक देखा गया, और अटैक करने वाले ग्रुप का नाम क्या है? डार्क साइड। और ये ग्रुप जो है वो कहीं ना कहीं इस तरीके की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है, बोले कि हमें पैसे कमाने से मतलब है, हमारा पॉलिटिकल कोएलिशन कोई नहीं है, और दूसरा हम अटैक्स भी जो परफॉर्म करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हम फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ को ज़्यादा परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हमारे अटैक्स जो हैं वो हॉस्पिटल्स पे, स्कूल्स पे, यूनिवर्सिटीज़ पे, या एनजीओज़ पर, या फिर गवर्नमेंट एजेंसीज़ पर हमारा कम से कम टारगेट है। हमारा टारगेट है जो लोग पैसा कमाते हैं उनसे पैसा मांगना। तो ऐसे में आप देखोगे कि ये जो अटैक हुआ इस पाइपलाइन पे, कॉलोनियल पाइपलाइन ने 5 मिलियन की फिरौती दे भी दी है, तब जाकर के उनकी फाइल्स को वो अब जाके एक्सेस कर पा रहे हैं। अच्छा, एक तो पॉइंट हो गया कि एक्सेस करने के लिए आपको पैसा पे करना पड़ रहा है। दूसरा क्या होता है रैंसमवेयर अटैक में, कि मान लो फाइल्स जो हैं वो आपकी सेव्ड है आपके कंप्यूटर में, बट आपका कंप्यूटर जो है वो कनेक्टेड है इंटरनेट से, और अटैक कर दिया गया, और वो मालवेयर, वो जो वायरस है आपकी बॉडी, आपके कंप्यूटर में घुस करके और उन फाइल्स को डाउनलोडेबल बना देता है। ठीक है, डाउनलोडेबल और बना देता है। तो ऐसे में क्या बोलेगा यहां से जिसने भी साइबर अटैक किया है, उस जैसे यहां पे डार्क साइड ग्रुप है, डार्क साइड ग्रुप ने क्या बोला कि अगर आप ये 5 मिलियन की फिरौती नहीं देते हो तो आपकी फाइलें जो हैं वो कोई भी डाउनलोड कर पाएगा। तो ऐसे में डेटा लीक होने का डर भी हो गया। तो डेटा लीक और साथ में डेटा एक्सेसिबिलिटी दोनों का इशू रहता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं फिरौती देनी ही पड़ती है। तो ये चीज़ बहुत बड़ी चिंता की बात है। इसके चलते क्या है, कहीं ना कहीं यूएसए में ऑयल सप्लाई डिसरप्ट हो गई थी, फिर बाद में ट्रक टैंकर्स का इनका यूज़ किया गया, तब जा करके वो सप्लाई इंश्योर हो पाई। देखो ये जो साइबर सिक्योरिटी है ना, इसको लेकर के तो कल भी हमने एक देखा था कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने अपने स्टाफ मेंबर्स को क्या कहा कि बोला आप ऐसी कोई भी एप्लीकेशन का यूज़ नहीं करोगे कि जिसमें आपकी लोकेशन एक्सेस करने की बात कर रहा हो। ठीक है, इस और साथ में आप ऐसे कंप्यूटर पर काम करोगे जिसका कोई इंटरनेट से कनेक्शन नहीं है। इससे क्या होगा कि साइबर अटैक से आप सिस्टम को बचा सकोगे। तो ये पूरा मुद्दा आ गया साइबर अटैक को लेकर के। 2 एग्जाम्पल आपके सामने रख दिए हैं मैंने, ठीक है, और इस आर्टिकल को आप खुद से एक बार पढ़ोगे, ओके, क्योंकि इसको एक्सप्लेन पेज पे हम पहले डिटेल में देख चुके हैं, समरी मैंने फिर से रिवाइज कर दी है, और थोड़ा डिटेल में देख लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, समझ में आ जाएगी। थोड़ा थोड़ा मैं स्क्रॉल अप कर रहा हूँ। अच्छा, मैपिंग के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, अलग से सीरीज शुरू कर दी है। सुबह वाले वीडियो में तो मैंने बोला था कि मैं शाम वाले वीडियो में डालूंगा, बट मैंने सोचा कि एक अलग से सीरीज शुरू कर देते हैं जिसमें डेली कोई ना कोई एक नया सिस्टम हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, मैपिंग का कंटिन्यू रहेगा, 10 मिनट का मैक्सिमम वीडियो डालने की कोशिश करूंगा।
ठीक है, तो इस आर्टिकल को आप ध्यान से देख लेना और समझ में आ जाएगा। थीम अगर मेरी समझाई हुई समझ में आ चुकी है तो ठीक है। डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।